हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं जेपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए अर्थशास्त्र विषय से आपके लिए पहले पेपर के पहले खंड से एक महत्वपूर्ण टॉपिक मुद्रास्फीति, जिसको हम इंग्लिश में इन्फ्लेशन भी कहते हैं, यह विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। मुद्रास्फीति, जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। मुद्रास्फीति का सामान्य अर्थ महंगाई होती है। किसी भी अर्थव्यवस्था में सामान्य स्तर में मूल्य वृद्धि को मुद्रास्फीति कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर मूल्य की वृद्धि हो रही है तो उससे हम सामान्य रूप से या महंगाई को हम मुद्रास्फीति कह सकते हैं। इसमें वस्तुओं का सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि और मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आती है। क्रय शक्ति का तात्पर्य है खरीदने की शक्ति। तो मुद्रा जो होती है, इसमें वस्तुओं का सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि होती है और मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आती है। वस्तुओं के मूल्य स्तर में होने वाली सतत वृद्धि मुद्रास्फीति है। किसी एक वस्तु का मूल्य में वृद्धि को मुद्रास्फीति नहीं कहा जाता, बल्कि अनेक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है, क्लियर है आप लोग को? यह देश की अर्थव्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। सरकार का मूलभूत उद्देश्य निम्न मुद्रास्फीति के साथ आर्थिक विकास को बनाए रखना है। भारत एक विकासशील देश है। यहाँ हल्की मुद्रास्फीति सकारात्मक मानी जाती है, क्योंकि उत्पादक को इससे अधिक उत्पादन करने की प्रेरणा मिलती है। कहने का तात्पर्य है कि भारत एक विकासशील देश है और यहाँ हल्की मुद्रास्फीति आवश्यक है, क्योंकि इससे उत्पादक को उत्पादन की प्रेरणा भी मिलती है और रोजगार का भी विस्तार होता है। मुद्रास्फीति में 3% की वृद्धि दर अर्थव्यवस्था के लिए अनुकूल मानी जाती है, जबकि 2 अंकों वाली मुद्रास्फीति दर अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है। अब हम जानते हैं कि मुद्रास्फीति के प्रकार कितने से हैं, कौन कौन से हैं। सबसे पहले मांग जनित मुद्रास्फीति। वस्तुओं के अधिक मांग बढ़ने पर उत्पन्न होने वाली मुद्रास्फीति मांग जनित मुद्रास्फीति कहलाती है। दूसरा है लागत जनित मुद्रास्फीति। इसमें वस्तुओं की लागत एवं मजदूरी वृद्धि के कारण उत्पन्न मुद्रास्फीति लागत जनित मुद्रास्फीति कहलाती है। तीसरी है उच्च मुद्रास्फीति। इसमें मुद्रास्फीति की दर काफी ऊंची होती है। वस्तुओं का मूल्य तीव्र गति से बढ़ने लगता है और मुद्रा अपना महत्व खो देती है। ठीक है। चौथा है गत्यारोध या संरचनात्मक मुद्रास्फीति। इसमें आपूर्ति में अचानक गिरावट आ जाती है और मांग अपने स्तर पर बना रहता है। इससे हम गत्यारोध या फिर संरचनात्मक मुद्रास्फीति कहते हैं। पांचवा है स्थगन जन्य मुद्रास्फीति। इसमें क्या होता है कि इसमें एक ही साथ अर्थव्यवस्था में उच्च मुद्रास्फीति और निम्न आर्थिक वृद्धि दर पाई जाती है। इसके अंतर्गत मुद्रास्फीति की उच्च दर के साथ बेरोजगारी की उच्च दर होती है। अब हम मुद्रास्फीति के कारणों को देखेंगे। कोई 2 महत्वपूर्ण कारक हैं। पहला है मांग जनित मुद्रास्फीति, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डिमांड साइड इन्फ्लेशन, और दूसरा है आपूर्ति जनित मुद्रास्फीति, जिसे हम सप्लाई साइड इन्फ्लेशन भी कह सकते हैं। चलिए अब इनके कारणों को एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले मांग जनित मुद्रास्फीति में पहला कारण है मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। दूसरा कारण है आय में वृद्धि। तीसरा सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। चौथा वित्तीय घाटा। पांचवा सस्ती मौद्रिक नीति। और छठा है समानांतर अर्थव्यवस्था या कालाधन। ये मांग जनित मुद्रास्फीति के कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं। अब हम देखते हैं आपूर्ति जनित मुद्रास्फीति। इसमें उत्पादन में गिरावट,
प्राकृतिक आपदा, कृत्रिम अभाव, निर्यात में वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय कारक, ये सब कुछ आपूर्तिजनक मुद्रास्फीति है। अब हम भारत में मुद्रास्फीति की माप को समझने का प्रयास करेंगे। मुद्रास्फीति को सामान्य मूल्य सूचकांक पर मापा जाता है। सामान्य मूल्य सूचकांक वस्तुओं और सेवाओं के औसत मूल्य में होने वाले परिवर्तन की माप करता है। इसमें किसी एक वस्तु के मूल्य में परिवर्तन को नहीं मापा जाता, बल्कि मूल्यों के औसत स्तर को मापा जाता है। इसमें आधार वर्ष का चयन करते हैं और इसका सूचकांक 100 मान लिया जाता है। इसी आधार पर वर्तमान समय के मूल्य सूचकांक का आकलन होता है। यदि वर्तमान वर्ष में सूचकांक 100 से नीचे है तो यह अपस्फीति का सूचक है, और यदि यह 100 से ऊपर है तो यह मुद्रास्फीति को दर्शाता है। भारत में मुद्रास्फीति के आकलन के लिए निम्नलिखित 2 सूचकांकों का प्रयोग होता है। पहला है थोक मूल्य सूचकांक, जिसे हम होलसेल प्राइस इंडेक्स या WPI के नाम से भी संबोधित करते हैं। दूसरा है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसे हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या CPI के नाम से भी जानते हैं। चलिए एक एक करके दोनों को समझते हैं। सबसे पहले WPI, जिसे हम कहते हैं थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसमें वस्तुओं के थोक बिक्री में होने वाली मूल्य परिवर्तन का आकलन होता है। इसमें सेवाएं शामिल नहीं होती। यह भारत में मुद्रास्फीति के आकलन का सबसे प्रचलित सूचकांक है। इसका आधार वर्ष 2011-12 है तथा इसमें 676 वस्तुएं शामिल हैं। पहले WPI का आकलन 2 सप्ताह में होता था, लेकिन अब यह साप्ताहिक होता है। WPI संबंधी आंकड़ा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जारी करता है। ठीक है। चलिए दूसरा है हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको हम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कहते हैं। इसमें वस्तुओं और सेवाओं का प्रत्यक्ष रूप से उपयोग की जाने वाली खुदरा मूल्य का औसत होता है। इसके द्वारा सामान्य उपभोग की वस्तुओं और सेवाओं के खुदरा मूल्य में होने वाले परिवर्तन का आकलन होता है। अतः यह WPI की अपेक्षा, यानी कि थोक मूल्य सूचकांक की अपेक्षा, मुद्रास्फीति के मापन का अधिक सटीक तरीका है। भारत में पहले WPI के आधार पर मुद्रास्फीति का आकलन होता था, लेकिन उर्जित पटेल समिति की अनुशंसा पर RBI ने मुद्रास्फीति के मापन की एक नई विधि अपनाई है। RBI अब CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर मुद्रास्फीति का आकलन करती है। केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय CSO, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ने इसके आकलन की एक नई श्रृंखला जारी की है। इसका आधार वर्ष जो है वो 2000 है और वो 100 के बराबर है। ठीक है। चलिए भारतीय अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को देखते हैं। पहला, निर्धन एवं कमजोर वर्ग पर इसका सबसे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दूसरा, असंगठित क्षेत्र के लोगों पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव, क्योंकि इन्हें मजदूर संघ और राजनीतिक संरक्षण का कोई लाभ नहीं। तीसरा जो है वह है संगठित क्षेत्र और सरकारी कर्मियों को महंगाई वृद्धि के एवज में महंगाई भत्ते की प्राप्ति, जबकि असंगठित क्षेत्र के लोगों को ऐसा कोई लाभ नहीं। मुद्रास्फीति से निर्यात में गिरावट, क्योंकि देश के अंदर निर्मित वस्तुएं महंगी। अगला है, इससे स्थिर आय समूह की क्रय शक्ति में ह्रास और वास्तविक आय में कमी। क्रय शक्ति का तात्पर्य होता है खरीदने की क्षमता। ठीक है। उसमें कर्जदाता को हानि, लेकिन कर्जदार को लाभ होता है। इस दौरान मंदी की स्थिति, क्योंकि निश्चित आय के लोगों के पास वस्तुओं को खरीदने के लिए कम मुद्रा उपलब्ध,
जिससे वस्तुओं के उत्पादन को कम करने की बाध्यता। ठीक है, चलिए, और एक महत्वपूर्ण कारक है कि इससे निवेश में कमी, जिसका आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब मुद्रास्फीति के नियंत्रण के कुछ उपायों को देखेंगे। पहला है मौद्रिक उपाय। तो आरबीआई मुद्रा यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रास्फीति के नियमन के लिए मौद्रिक नीति का निर्धारण करती है। मौद्रिक नीति का उद्देश्य मूल्य स्थिरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुद्रा की आपूर्ति को विनियमित करना है। आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय करती है। तो इसे हम एक डायग्राम से समझेंगे कि आरबीआई क्या करती है। तो मुद्रा की साख की मात्रा का विनियमन करती है, जिसे हम रेगुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी और क्रेडिट। इसके लिए यह कुल 5 प्रकार की नीतियां निर्धारित करती है। सबसे पहले तरलता समायोजन सुविधा। इसके अंतर्गत, जिसे हम इंग्लिश में लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी या LAF के नाम से भी जानते हैं, इसके अंतर्गत रेपो और रिवर्स रेपो रेट का प्रावधान है। दूसरा है सीमांत स्थायी सुविधा दर, जिसे हम लोग मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी या MSF भी कहते हैं। तीसरा खुली बाजार की क्रियाएं, जिसे ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है। और चौथा परिवर्तनीय कोष अनुपात, जिसे हम वेरिएबल रिजर्व रेशियो कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत नगद कोष अनुपात, जिसे कैश रिजर्व रेशियो CRR, और वैधानिक तरलता अनुपात, जिसे स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो यानी SLR के नाम से जानते हैं। और अंतिम है बैंक दर। तो बैंक जो होती है, आरबीआई जो केंद्रीय बैंक है, वह मौद्रिक नीति के माध्यम से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का प्रयास करती है। तो चलिए एक एक करके हम इन सभी को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमने बात किया LAF यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसे हम लोग हिंदी में तरलता समायोजन सुविधा कहते हैं। वर्ष 2000 में प्रारंभ की गई। इसमें बैंकों को रीपर्चेज एग्रीमेंट के माध्यम से बैंकों को कम अवधि के लिए उधार लेने की अनुमति देना है। LAF का प्रयोग बैंकों की तरलता यानी उसके पास जो मुद्रा है, पैसा है, तरलता असंगति को दूर करने के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत 2 प्रचलित दरें होती हैं, एक रेपो रेट और दूसरा रिजर्व रेपो रेट। तो रेपो रेट क्या है? रेपो दर वह दर होता है जिसके द्वारा आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को उनकी जमा प्रतिभूतियों, जिसे हम सिक्योरिटीज कहते हैं, पर अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है, रेपो दर कहलाती है। वर्तमान में यह 6.25% है। रेपो रेट की कमी से बाजार में तरलता में वृद्धि होती है और इसकी दर में वृद्धि से बाजार में तरलता कम होती है, जिससे अंततः मुद्रास्फीति में कमी आती है। आप समझ पाए होंगे, रेपो रेट का तात्पर्य है कि जिस दर पर केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई अन्य वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करती है अल्पकाल के लिए उनकी जमा प्रतिभूतियों के या सिक्योरिटीज पर। ठीक है, तो जब आरबीआई रेपो रेट को कम करती है तो बैंक जो है उनसे ज्यादा पैसे लेते हैं और ज्यादा पैसा लेकर के वो बाजार में उस पैसे को ब्याज पर देते हैं। तो बाजार में तरलता में वृद्धि होती है, अर्थात जब रेपो रेट कम होता है तो वाणिज्यिक बैंक उनसे से ज्यादा पैसा लेती है और उस पैसे को बाजार में उतारती है ब्याज के माध्यम से, जिससे बाजार में पैसा बढ़ जाता है। और इसकी दर में अगर वृद्धि की जाए तो बाजार में तरलता कम होती है। जब बैंक रेपो रेट को ऊंचा कर देता है तो वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक से कम ऋण लेती है और कम ऋण लेने की वजह से वो महंगी ब्याज पर ऋण प्रोवाइड कराती है अपने कस्टमर्स को यानी उपभोक्ताओं को, जिसकी वजह से बाजार में तरलता यानी कैश का अभाव देखा जाता है और इस माध्यम से मुद्रास्फीति में कमी आती है। दूसरा है हमारा रिजर्व रेपो रेट। आरबीआई जिस ब्याज दर पर वाणिज्यिक बैंकों का अधिशेष जमा को अपने पास रखती है, रिजर्व रेपो रेट कहलाता है। वर्तमान में रिजर्व रेपो रेट 5.75% है। इस दर के बढ़ने से बाजार में तरलता में कमी आती है। कमी होगी क्योंकि बैंक
ज़्यादा ब्याज कमाने के लिए आरबीआई के पास ज़्यादा नकदी रखेगा और बाजार में नकदी कम होगी। कहने का तात्पर्य है, जब कोई भी कमर्शियल बैंक, जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, वो उनके पास जब अपने पास ज़्यादा जमा हो जाती है, अधिशेष राशि होती है, तो वो आरबीआई के पास उसे जमा करते हैं और आरबीआई उस पैसे पर उनको इंटरेस्ट देती है। तो इसका जो दर है वर्तमान में 5.57% है, 5.75% है। और इस दर के बढ़ने से बाजार में तरलता कम होती है, अर्थात जब हाई इंटरेस्ट देती है बैंक, आरबीआई बैंक जब अन्य वाणिज्यिक बैंकों को हाई इंटरेस्ट देती है, तो बैंक क्या करते हैं, अपने पैसे आरबीआई के पास जमा करते हैं, और जिससे मार्केट में जो पैसा है, जो कैश है, जिसे तरलता कहते हैं, वो कम होता है। लेकिन जब वो घटाते हैं रिजर्व रेपो रेट का दर, तो बैंक उनको पास ज़्यादा पैसा जमा नहीं करती और अपने पैसे को ब्याज के रूप में मार्केट में उतार देती है, और इससे नकदी और बढ़ जाती है, यानी तरलता जो है वो बाजार में बढ़ने लगती है। दूसरा है सीमांत स्थायी सुविधा दर, जिसे एमएसएफ या मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहते हैं। इसके अंतर्गत वाणिज्यिक बैंक के अपने एसएलआर पोर्टफोलियो पर अतिक्रमण करके कुल मांग एवं सावधि जमा के 2% तक की सीमा तक अधिक ब्याज दर पर आरबीआई से अतिरिक्त ऋण ले सकता है, या बैंकिंग प्रणाली को अपेक्षित तरलता की समस्या के लिए सेफ्टी वल्व का काम करता है, या 6.75% है। कहने का मतलब है, जब वाणिज्यिक बैंकों को ज़्यादा पैसे की आवश्यकता होती है, तो वो अपने एसएलआर पोर्टफोलियो, जो हम आपको आगे बताएंगे, एसएलआर पोर्टफोलियो का 2% ज़्यादा वो बैंक से, आरबीआई से ऋण ले सकता है, और यह जो फैसिलिटी है, इससे सेफ्टी वल्व की भी संज्ञा दी गई है। तीसरा है खुली बाजार की क्रियाएं, जिसे ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। आरबीआई खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूति, ट्रेजरी बिल आदि का क्रय विक्रय करती है। आरबीआई खुले बाजार में इनका विक्रय करती है और मुद्रा आपूर्ति में कमी आती है, और जब क्रय करती है तो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होती है। इसके द्वारा आरबीआई का बाजार पर प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। आरबीआई जो है, देखिए, वो अपने पास जो उसके सरकारी प्रतिभूतियां या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, जो उसके पास ट्रेजरी बिल्स होती है, वो उसको ओपन मार्केट में खरीदती या बेचती है। तो जब उसे वो खुले मार्केट में बेचती है, तो मार्केट से वो काफ़ी सारा पैसा निकाल लेती है, जिसकी वजह से मार्केट की मुद्रा आपूर्ति में कमी आती है। और जब वह इन ट्रेजरी बिल्स या प्रतिभूतियों की खरीदारी करती है, तो मुद्रा वो मार्केट को देती है, लोगों को देती है, जिसकी वजह से मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार से ये डायरेक्ट रूप से आरबीआई प्रत्यक्ष रूप से ओपन मार्केट में, यानी खुले बाजार पर नियंत्रण स्थापित करती है। अब इसकी जो चौथी क्रिया थी, वो था परिवर्तनीय कोष अनुपात। इसके अंतर्गत दो महत्वपूर्ण है, एक है सीआरआर और एक है एसएलआर। अभी हमने एसएलआर की बात की थी, उसको आप समझेंगे। नगद कोष अनुपात, जिसे कैश रिजर्व रेशियो भी कहा जाता है। प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक अपने सावधि एवं मांग जमा आरबीआई के पास रखना अनिवार्य है। रुक जाइए। प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक अपने सावधि एवं मांग जमा, जिसे एनडीटीएल कहते हैं, का एक निश्चित अनुपात नकद के रूप में आरबीआई के पास रखना अनिवार्य है। सीआरआर में वृद्धि से बाजार में मुद्रा की आपूर्ति में कमी आती है, जबकि सीआरआर कम होने पर बाजार में मुद्रा बढ़ जाती है। वर्तमान में यह 4% है। देखिए, ये क्या है, वेरिएबल रिजर्व रेशियो के अंतर्गत सीआरआर जो है, इसमें बताया गया है कि जो भी वाणिज्यिक बैंक संचालित करती है, वह अपने एक निश्चित राशि, है ना, वो एक निश्चित राशि जो है वो आपका आरबीआई के पास जमा करती है। और वो इसलिए किया जाता है कि यदि बैंक दिवाला हो जाए, यदि बैंक डूब जाए, तो वो उसके ग्राहकों को केंद्रीय रिजर्व बैंक वो अपने पास से उसको पैसा देता है। तो इसके लिए ये जमा किया जाता है, और इसके ऊपर जो ब्याज दर है वो लगभग 4% है। ठीक है। और सीआरआर की वृद्धि से बाजार में मुद्रा की आपूर्ति में कमी आती है। जब ये दर बढ़ जाती है तो बैंक वहां जमा करते हैं आरबीआई के पास, और मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाती है, और जब सीआरआर कम होता है तो बाजार में मुद्रा बढ़ती है। ठीक है। इसी का दूसरा पार्ट है वैधानिक तरलता अनुपात, जिसे स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। इसके अंतर्गत
सभी वाणिज्यिक बैंकों को अपनी मांग एवं सावधि जमा का एक निश्चित अनुपात तरल संपत्ति अथवा नगद जैसे सोना, नगद, प्रतिभूति आदि के रूप में अपने पास सुरक्षित रखना पड़ता है। एसएलआर में परिवर्तन बैंकों की संसाधन उपलब्धता को प्रभावित करता है या निजी क्षेत्र के लिए बैंकों द्वारा दी जाने वाली ऋण को प्रभावित करता है। वर्तमान में एसएलआर 20.75% है। मान लीजिए कोई वाणिज्यिक बैंक है, उस बैंक के पास मान लीजिए 100 रुपए की संपत्ति है, कुल संपत्ति, उसका लगभग 20.75% यानी 20 रुपया 75 पैसा उसको वो एसएलआर पोर्टफोलियो में रखना पड़ता है, ताकि कभी बैंक डूबे, दिवालिया हो या कुछ भी ऐसी आपदा आए तो इस पोर्टफोलियो का इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, तो इसके माध्यम से भी मुद्रास्फीति कंट्रोल करने का प्रयास किया जाता है। अगला जो हमारा पॉइंट है बैंक दर, जिसे बैंक रेट कहते हैं। जिस ब्याज दर पर आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाणिज्यिक बैंकों को लंबी अवधि के लिए ऋण देती है, बैंक दर कहलाता है। वर्तमान में यह 6.75% है। इसकी दर में वृद्धि बाजार में तरलता की कमी और बाजार में तरलता में वृद्धि लाती है। ठीक है, तो पहला हमने देख लिया जिसमें हमने मौद्रिक नीति देखी आरबीआई की। अब सरकार भी मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए कुछ उपाय करती है, जिसे हम राजकोषीय उपाय कहते हैं, जिसे फिस्कल मेजर्स कहा जाता है। इसको देखें। इसके अंतर्गत सरकार का व्यय एवं राजस्व आय शामिल है। सरकार अपना व्यय मुख्य रूप से सार्वजनिक वस्तुओं को प्रदान करने हेतु करती है, जबकि करों, उधारियों और मुद्रा के टंकन के माध्यम से यानी नोट की छपाई के माध्यम से राजस्व आय का सृजन करती है। अर्थात सरकार राजकोषीय उपाय के अंतर्गत आय का सृजन करती है और इसका व्यय करती है। सरकार द्वारा आय के सृजन से लोगों की क्रय शक्ति में कमी आती है। मुद्रास्फीति नियंत्रण हेतु राजकोषीय उपाय में सरकार की आय के उसके व्यय से अधिक होना आवश्यक है। इसके लिए प्रत्यक्ष करों को बढ़ाकर और जनता से उधारियां लेकर किया जा सकता है। इसके अलावे गैर उत्पादक गतिविधियों पर सार्वजनिक व्यय में कमी मुद्रास्फीति के कमी में सहायक है। सरकार द्वारा मुद्रास्फीति नियंत्रण हेतु राजकोषीय उपाय निम्नलिखित है। क्या क्या उपाय करती है? पहला, सरकार द्वारा प्रत्यक्ष करों में वृद्धि, जिससे जनता के पास तरलता में कमी और क्रय शक्ति में कमी आती है। दूसरा, लोगों से सरकार के द्वारा ली जाने वाली उधारियां। तीसरा, गैर उत्पादक गतिविधियों जैसे वेतन एवं पेंशन की वृद्धि पर सार्वजनिक व्यय को कम करने से मुद्रास्फीति कम होती है। ठीक है, तो सरकार ये राजकोषीय उपाय करती है। और तीसरा है प्रत्यक्ष उपाय, जिसे हम डायरेक्ट मेजर भी कहते हैं। ये भी सरकार के द्वारा किया जाता है। सरकार द्वारा मुद्रास्फीति नियंत्रण हेतु कुछ प्रत्यक्ष उपाय भी अपनाए जाते हैं जो निम्नलिखित हैं। अब कौन कौन से प्रत्यक्ष उपाय हैं उनको देखेंगे। पहला, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं, जहां से अनाज मिलता है। पीडीएस के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं के मूल्य पर नियंत्रण। दूसरा, खाद्यान्न सामग्रियों की जमाखोरी एवं कालाबाजारी पर नियंत्रण। तीसरा, बफर स्टॉक का उपयोग और खुले बाजार में गेहूं और चावल की बिक्री। चौथा, निर्यात पर नियंत्रण। पांचवा, घरेलू आपूर्ति में वृद्धि के लिए वस्तुओं का आयात। छठा, आयात शुल्क में कमी। सातवां, आवश्यक वस्तुओं के वायदा कारोबार पर प्रतिबंध। उपरोक्त सभी उपाय मुद्रास्फीति नियंत्रण के अल्पकालिक उपाय हैं और इनका प्रयोग आवश्यक वस्तुओं के मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए होता है। अब हम देखते हैं मुद्रास्फीति लक्ष्य को देखेंगे, तो जिसे हम इंग्लिश में इन्फ्लेशन टारगेटिंग कहते हैं। मुद्रास्फीति लक्षित एक मौद्रिक नीति की रणनीति है। आरबीआई इसका प्रयोग मूल्य स्तर को एक निश्चित सीमा के अंदर बनाए रखने के लिए करती है। यह मुख्य रूप से मूल्य स्थिरता के लक्ष्य से प्रेरित है। मुद्रास्फीति लक्षित से बाजार में स्थिरता आती है और यह
मुद्रास्फीति को निम्न स्तर पर बनाए रखती है। आरबीआई और भारत सरकार ने फरवरी 2015 को मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जिसे MPFA पर हस्ताक्षर किया। MPFA का उद्देश्य आर्थिक वृद्धि के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता को बनाए रखना है। इसमें मुद्रास्फीति की दर की सीमा निर्धारित की गई है। इससे बजट एवं निवेश को में प्रोत्साहन मिलेगा। आरबीआई का लक्ष्य जनवरी 2016 तक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को 6% के अंदर लाना है और तत्पश्चात प्रत्येक वर्ष इसे 4% तक बनाए रखना है। इस लक्ष्य की प्राप्त करने के लिए आरबीआई के गवर्नर रेपो रेट और अन्य मौद्रिक उपायों के निर्धारण करेंगे। यदि आरबीआई लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहती है तो वह इसके कारणों और निदानात्मक उपायों के बारे में सरकार को रिपोर्ट करेगा। MPFA आरबीआई की मौद्रिक नीति से संबंधित पूर्ण स्वतंत्रता देती है, लेकिन साथ ही आरबीआई को मुद्रास्फीति लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जवाबदेही भी बनाती है। वर्तमान समय में आप देख सकते हैं कि कोरोना संकट की वजह से ये जो सिस्टम है वो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया है, महंगाई बढ़ रही है और बैंक अभी थोड़ा पूरी तरह से उसको कंट्रोल कर पाने में अनियंत्रित हो गया है। तो ये हमारा रिसेंट इशू है। हमारा ये जो विषय है यहाँ इसी तरह से समाप्त होता है। आई होप आपको यह विषय काफ़ी रोचक और काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।